इस कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला सीज़न ज़रूर देखें, जो मेरे दूसरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर मासूम मोहब्बत के नाम से है। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे बाद आर्या बाथरूम से बाहर आई। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। अरण्य अब उसके रूम से जा चुका था। आने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गई। इधर अरण्य अपनी मासा के सामने था। मासा, आप कब तक छिपाने वाली थी ये बात हमसे? और सबसे बड़ी बात, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमने उनसे शादी कर कैसे ली। हमारी आधी उम्र की है वो, हमें सब जानना है, क्या कैसे था सब कुछ। और हम तो अमेरिका जाने वाले थे, हमारा बिजनेस, हमारा स्टार्टअप होना था, फिर शादी। वो काफ़ी उलझ चुका था इन सब के बीच। अरण्य बेटा, आपके लिए ये सब नहीं ज़रूरी। मासा, ज़रूरी है, आप नहीं समझ रही, कुछ भी ठीक से याद नहीं हमें। और आर्या, उन्हें देखकर धुंधली सी छवि चलती रहती है हमारी आंखों के सामने। जब तक आप बताएंगी नहीं, हम सुकून से नहीं रह पाएंगे, अरण्य ने गंभीरता से कहा। तो उर्मिला जी ने एक गहरी सांस ली। अरण्य को वो बहुत अच्छे से जानती थी, जब तक वो पूरी बात नहीं जान लेता आसानी से मानेगा नहीं। उन्होंने अब अरण्य को इन शार्ट पूरी कहानी समझाई। जब सब ठीक हो चुका है तो वो यहाँ क्यों है? अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना फिर? अरण्य, बस बात इतनी ही नहीं है, आपकी उनसे शादी हुई है और शादी कोई मजाक नहीं, 7 जन्मों का बंधन होता है। आपको याद नहीं, आप बस इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, पर बस बहुत हुआ। आर्या भी कितनी परेशान थी, अब आपको सब पता चल चुका है तो आप आर्या के साथ ही रहेंगे। पिछला कुछ भले ही नहीं याद आपको, पर नई यादें भी बनाई जा सकती हैं उस रिश्ते की। उन्होंने अब अपना फैसला सुनाते हुए कहा। काफ़ी देर तक जब वो रूम से बाहर नहीं निकली तो एक सर्वेंट उसे बुलाने आई। आप चलिए, आते हैं हम, उसने कहा और फिर अपने आंसू साफ करते हुए बाहर आई। खाना लगभग बन चुका था। मासा, वो उर्मिला जी और अरण्य की बातें सुन चुकी थी। अचानक से आर्या की आवाज़ सुनकर उन दोनों ने उस तरफ देखा और दोनों की ही नज़र आर्या के चेहरे पर गई। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि वो रोई हैं। खाना सर्व कीजिए ले जाकर सबको। अब क्या ये बात भी हमें आपको बतानी होगी? वो जो किचन में थी उन्होंने कहा तो आर्या ने इनकार में सिर हिलाया। आप भी डाइनिंग टेबल पर चलकर बैठिए सबके साथ, उर्मिला जी ने अब अरण्य से कहा। अरण्य गुस्से में भले कुछ तेज था, पर अपने परिवार की इज्जत भी बहुत किया करता था, इसलिए अब उनसे बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल पर आकर सबके साथ बैठ गया। आर्या ने सबको खाना सर्व किया पर खुद नहीं बैठी। आर्या बेटा, आप भी बैठकर खा लीजिए सबके साथ, महिमा जी ने कहा। चाची सा, हमें भूख नहीं है, उसने धीरे से कहा। तो अरण्य की नज़रें उस पर ही चली गई। उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा लग रहा था। अंकेश जी और रतन जी डिनर करके उठ चुके थे और अरण्य उठ रहा था, पर आर्या की बात पर उसने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, और भूख क्यों नहीं है आपको? बैठकर खाना खाइए, वैसे ही दिन भर यहाँ से वहाँ फुदकती रहती हैं ये दुबला पतला शरीर लेकर। आपसे मतलब हम खाएं या ना खाएं, आप अपने काम से काम रखिए, वो भी आज उसे सुनाते हुए बोली। तो अरण्य ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। वहीं उर्मिला जी और महिमा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो आज बिल्कुल पहले जैसे नाराज हुई थी उससे। छिपकली तक को तो देखकर जान निकल जाती है आपकी, और कह रही हैं हमसे मतलब? वो आंखें तरेरता हुआ बोला। हमें आपसे बात नहीं करनी, आप जाइए ना। माँ साहब, बोल दीजिए आप अपने बेटे से कि हम इन्हें छोटे लगते हैं, इन्होंने मजबूरी निभाई थी ना, और अब हमें भेजने तक को तैयार है, तो हमसे बात भी ना करें ये। वो इस बार अपनी आंखों को साफ करते हुए बोली। एक बार फिर उससे दूर होने का ख्याल भी उसे डरा रहा था और उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। मासा, क्या कहेंगी? आपको जो भी कहना है हमसे बोलिए, वो उसे टोकते हुए बोला। तो आर्या इस बार उसे नज़रअंदाज करती हुई वहां से बर्तन समेटकर किचन में रखने लगी। अरण्य ने उसे कुछ घूरा और फिर बाहर गार्डन में निकल गया। गुस्सा और नाराजगी तो हर वक्त नाक पर रहता है इनके, बिना किसी खास वजह से बहस करनी है बस। हम तो इनके ही बारे में सोच रहे हैं ना कि ये अब ठीक है और सुरक्षित हैं, तो अपने घर जा सकती हैं। और अब अविरल भी तो यहाँ आ चुके हैं, पर नहीं, इन्हें तो हमें ही गलत समझना है, वो बड़बड़ाता हुआ बोला। और कुछ देर बाद वहाँ से अपने रूम में आया तो देखा आर्या उसकी दवाइयाँ और पानी का गिलास रख रही थी।
मेडिसिन ले लीजिएगा याद से आप अपनी, वो उसके कदमों की आहट पाकर बोली और फिर उसके बगल से जाने लगी। किसी ने तो कहा था कि उसे बात ही नहीं करनी हमसे, जाने क्यों उसे नाराज देखकर अरण्य को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद ही उससे बोल पड़ा। हम बात कर भी नहीं रहे हैं, वो तुरकते हुए बोली। आर्या, आप बेवजह ही नाराज हैं, इस रिश्ते को हम इतनी जल्दी नहीं अपना पाएंगे। पिछला जो भी था वो हमें याद नहीं, हमारा इरादा आपको हर्ट करने का जरा भी नहीं था। अरण्य ने आहिस्ता से उसकी कलाई थामते हुए कहा तो उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए थे। आपका इरादा नहीं था, आपको कुछ याद नहीं तो फिर आप ये फैसला कैसे ले सकते हैं कि हम आपके साथ नहीं रह सकते या फिर हमें चले जाना चाहिए। हमारे उमल जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, उन्हें बस अपनी आर्या ही दिखती थी, खुद से भी पहले। उसने उसकी नज़रों में देखते हुए ही कहा, खाना खा लीजिएगा। वो उसकी बात को सुनकर भी बात बदलते हुए बोला, वो आपकी परेशानी नहीं है, एक दिन खाना ना खाने से हम मर नहीं जाएंगे। वो बोल ही रही थी कि अरण्य ने कुछ गुस्से से उसका हाथ छोड़ दिया। बकवास बंद कीजिए आप अपनी, उल्टा ही दिमाग चलता है आपका हर वक्त, वो उसे डांट कर बोला। तो आर्या उसी वक्त अब कमरे से बाहर चली गई और अरण्य ने अपनी आंखें मूंद ली। क्या था ये सब, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज ही इतना बड़ा सच उसके सामने आया था तो उसे अपनाना उसके लिए इतना आसान नहीं था। पर आर्या वो भी तो गलत नहीं थी। जब बात अपने उमल जी की आए तो उसका बचपना, उसकी नादानी, उसकी समझदारी पर भारी पड़ जाते थे। कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। कितने खुश थे दोनों साथ में, पर जब से अरण्य का एक्सीडेंट हुआ था सब बिखर सा गया था जैसे। आवृत्ति, सोई नहीं आप अभी तक? अनाया को भी संभालना होता है आपको, थक जाती होंगी। कितनी बार कहा है टाइम से सो जाया कीजिए। विशाल आज कुछ लेट आया था ऑफिस से और इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। उसने आवृत्ति को जागा हुआ देखकर कहा, आप जानते हैं ना कि आपके आए बिना हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिलती। वो उसके पास आकर उसके ब्लेजर के बटन खोलते हुए बोली तो विशाल ने उसके गाल को चूम लिया। आपकी यही आदतें पागल करती हैं मुझे आपके लिए, वो बोला तो एक शर्मीली सी मुस्कान आवृत्ति के चेहरे पर आ गई। उसने विशाल का ब्लेजर निकाला और फिर जाने को हुई कि उसने उसकी कमर में हाथ फंसाकर उसे वापस से अपने करीब कर लिया। अरे आप क्या कर रहे हैं, हम आपके कपड़े। हाँ तो हेल्प कीजिए ना, शर्ट भी उतारना है। उसने दिलकश आवाज़ में उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए दूसरे हाथ से उसके बालों की लटों से खेलते हुए कहा। तो आवृत्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी शर्ट के बटन खोले और फिर उसके खुले सीने को चूम कर तुरंत ही उसके सीने से लग गई। आई लव यू, विशाल ने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। खाना लगाएं हम आपके लिए? कुछ पल बाद वो उससे दूर होते हुए बोली, आज आप ही चाहिए। वो एक बार फिर उसे अपने करीब करता हुआ बोला। विशाल जी, अनाया? कुछ नहीं, वो सो रही है और सुबह के पहर ही जागेगी अब। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरता हुआ बोला और फिर उसे कोई मौका दिए बिना ही उसके लबों पर झुक गया। आज की इस रात में दोनों के प्यार का रंग और गहरा हुआ था। काफ़ी दिनों बाद वो इस तरह करीब आए थे। विशाल की मोहब्बत के आगे आवृत्ति पिघली जाया करती थी। उसे आर्या ने आज कॉल करके घर पर जो हुआ सब बताया था। आवृत्ति ने सोचा था कि विशाल आएगा तो वो उससे बात करेगी, पर विशाल के आने के बाद तो वो कुछ कह ही नहीं पाई और उसके प्यार को शिद्दत से महसूस करने लगी थी। अगली सुबह आवृत्ति की नींद खुली तो अनाया उसे विशाल की गोद में दिखी। आपने हमें उठाया क्यों नहीं? आप परेशान हुए? कितना लेट भी हो गया है, आपको ऑफिस भी जाना होगा। उसने घड़ी देखते हुए जल्दी से बैठते हुए अपनी नाइटी की नोट बांधते हुए कहा। इट्स ओके, कोई लेट नहीं हुआ है, वो मुस्कुरा कर बोला। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, मेरा बेबी पापा के साथ खेल रहा है। वो बिस्तर से उतर कर विशाल के पास आकर उसकी गोद में ली हुई अनाया के सिर को चूम कर बोली, आवृत्ति ये गलत है, आपने अनाया को तो विश कर दिया पर उसके पापा को एक भी बार नहीं। विशाल ने मुंह बनाते हुए कहा तो आवृत्ति की मुस्कान गहरी हो गई। गुड मॉर्निंग अनाया के पापा को भी, वो कबर्ड की तरह बढ़ते हुए बोली। यार ऐसे कौन विश करता है, जैसे अनाया को किया वैसे ही चाहिए उसके पापा को भी। वो उसकी तरफ आता हुआ बोला और उसकी बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। आप, वो बोलने को हुई थी कि विशाल ने अपना गाल उसकी तरफ कर दिया।
उसने अब अहंकार में सिर हिलाते हुए जैसे ही उसके गाल पर अपने होठ रखे विशाल की माँ का आना हुआ। आबृति बेटा, अनाया उठी नहीं क्या अभी? कहते हुए वो आई तो वो हड़बड़ाकर जल्दी से उससे दूर होकर बाथरूम में भाग गई। वहीं वो भी कुछ झेप सा गया था। सुधर जाइए अब आप, एक बेटी हो गई है आपकी, उन्होंने विशाल के कान खींचते हुए कहा तो वो हंस दिया और अनाया को उनकी गोद में दे दिया। आबृति को कह दीजिए आराम से तैयार होकर आए, ब्रेकफास्ट बन गया है, कहते हुए वो अनाया को लेकर रूम से बाहर चली गई। अरण्य ब्रेकफास्ट के बाद अंकेश जी से बोल पड़ा, बाबा साहब हम घर पर बोर हो जाते हैं, हम भी आज से आपके साथ ऑफिस ही चलते हैं। इतने भी ठीक नहीं हुए हैं आप? आर्या उनके कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी। हाँ अरण्य, वो ठीक कह रही है, अभी आप रेस्ट कीजिए। पर घर में रहकर हम बोर हो चुके हैं, दिन भर बस रूम में ही रहना, उसने कुछ चिढ़न से कहा। आर्या के मायके घूम आइए फिर आप उनके साथ, वैसे भी जब से आपका एक्सीडेंट हुआ वो गई नहीं है वहाँ पर, अंकेश जी ने कहा तो अरण्य आर्या को देखने लगा जो सिर झुकाकर खड़ी थी। अंकेश जी अब ऑफिस चले गए। रेडी हो जाइए, चलते हैं कुछ देर में, अरण्य ने कुछ सोचते हुए उससे कहा। हमें कहीं नहीं जाना, हमारी वजह से परेशान होकर आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारा ध्यान रखने के लिए वहाँ तक नहीं गई तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है आपके प्रति, जाकर रेडी हो जाइए, उसने अपनी गंभीर आवाज़ से कहा। तो आर्या बिना कुछ बोले रूम में चली गई। वहीं अरण्य के मन में तो बहुत सारी उलझन थी, पर हाँ, भले ही उसे कुछ याद नहीं था, पर उसने होश में आने के बाद से ये ज़रूर देखा था कि आर्या उसके लिए कितना कुछ करती थी। और आज जब अंकेश जी ने बताया तो उसे लगा कि उसे आर्या को लेकर जाना चाहिए। पर हमारी आर्या, उसके मासूम दिल में उस समय का ख्याल आ गया था जब उसे ऐसे ही अरड़े उसके मायके लेकर गया था छोड़ने के लिए, और दोबारा उसे लेने नहीं गया था, अपने से दूर कर दिया था। तब तो उसे सब याद था और अब तो उसे कुछ याद नहीं। और फिर कल ही तो उर्मिला जी से कह रहा था आर्या को भेजने के लिए। वो चेंज करके बाहर आई तो अरण्य उर्मिला जी से बात कर रहा था। चलें? उसको देखकर अरण्य ने खड़े होते हुए पूछा तो उसने उर्मिला जी की तरफ देखा। उन्होंने पलकें झपकाई तो वो उनके गले से लग गई। शाम तक वापस आ जाइएगा, आर्या के मन का डर समझते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। वो बाहर आए तो ड्राइवर उनका वेट कर रहा था। आर्या अरण्य के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज हर दिन के मुकाबले आर्या काफ़ी शांत थी। जब से अरण्य को सच पता चला था, आर्या ने उससे ठीक से बात भी नहीं की थी और उसने पीछे सीट से सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। वहीं अरण्य ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपना फ़ोन देखने लगा, पर उसके दिमाग में एक धुंधली सी छवि चलने लगी थी जिसमें वो किसी लड़की के साथ गाड़ी से जा रहा था। अरण्य ड्राइव कर रहा था और वो लड़की उसे तंग कर रही थी, कभी उसके गाल को अपने होठों से छू रही थी तो कभी उसके बालों के साथ खेल रही थी। बेटू मत कीजिए, वो जिसकी धड़कनें तेज हो रही थी, उसकी इन मासूमियत और शरारत से उसका दिल भी मचलने लगा था। क्यों ना करें, हम तो करेंगे अपने उमल जी को प्यार, और फिर हमारी मर्जी है ना। ये तो वो अपने होठों को गोल करते हुए बोली। हम अपनी पर आए तो सहन नहीं होगा आपसे, सब पता है हमें, आप कुछ नहीं करेंगे, आप एकदम बच्ची ही बना कर रखते हैं मुझे, और आप इसी बात का फ़ायदा उठाती हैं, तभी तो हमसे दूर जाने की जिद कर रही हैं। आपके बिना तो हम रह ही नहीं पाते उमल जी, पर हमारा घर जाने का भी मन था ना, बर्थडे है मेरी जान का, और मैं नहीं गई तो वो नाराज़ हो जाएगा। हमारे बेटू को बस हमारे ही बारे में सोचना चाहिए फ़िलहाल। अरण्य ने उसका हाथ थाम कर अपनी थाइस पर रखते हुए कहा तो वो भी मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर टिका ली। बेटू, अरण्य के मुंह से निकला तो आर्या, जिसकी आंखें बंद थी, उसने एक झटके से उसकी तरफ देखा। उमल जी, क्या कहा आपने? वो हैरानी और खुशी से बोली। कुछ कुछ नहीं, नहीं अभी आपने कहा ना बेटू, वो उसे याद दिलाते हुए बोली। हमने कुछ नहीं कहा, बस कुछ धुंधली सी यादें जहन में चलने लगी थी, पर नहीं कौन था साथ में, शायद आप ही, वो कुछ उलझा हुआ सा बोला तो आर्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, जल्दी ही याद आ जाएगा आपको, कहकर वो चुप हुई तो अरण्य ने उसकी हथेली पर हाथ रखा। आर्या ने उसकी तरफ देखा। हम मानते हैं कि हमने आपका दिल दुखाया है, पर आर्या यकीन मानिए हमने आपके लिए ही सोचकर बोला था,
हमें नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, पर आपको तो सब पता है ना। आप ही हमारी हेल्प कीजिए, हमारे रिश्ते से अनकम्फर्ट फील होता है मुझे, क्योंकि आप बहुत छोटी हैं हमसे। पर इसका ये मतलब नहीं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं है इसकी। जब तक कुछ ठीक नहीं होता हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। अरण्य ने उसका हाथ थामे हुए ही कहा तो आर्या की धड़कनें जैसे बढ़ने लगी थी। पहली बार भी तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। ऐसा लग रहा था वक्त खुद को दोहरा रहा हो। बोलिए कुछ, उसे चुप देखकर अरण्य ने कहा। नहीं करनी हमें आपसे कोई भी दोस्ती। आप तो हमें हमारे घर छोड़ने जा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे ही बातों में उलझाकर वो एकदम ही बोलते बोलते चुप हो गई। क्या पिछली बार? उसके ऐसे चुप होने पर अरण्य ने सवाल किया। कुछ कुछ भी नहीं, हम ये कह रहे थे कि आप ना हमें डांट नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, और हमारी सारी बातें मानेंगे, तभी हम आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, वो बिल्कुल बचपने भरे अंदाज में। बार बार अपनी पलकें झपकाते हुए उसके हाथ को देखकर बोली तो अरण्य हल्का सा मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। बिल्कुल बच्ची ही है ये, वो खुद में बोला और फिर सिर हिलाया तो आर्या के फेस पर भी स्माइल आ गई। आज उसके उमल जी ने उससे इतना कहा, धीरे धीरे वो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही बात उसे कुछ तसल्ली दे रही थी। बातें करते हुए ही कब वो पहुंच गए, वक्त का पता ही नहीं चला। वो दोनों अब गाड़ी से उतरकर बाहर आए तो आर्या ने डोरबेल बजाई। एनी ने आकर डोर खोला। आर्या को देखकर वो काफी खुश हुई। एनी, आर्या ने कहा और जल्दी से उनके गले से लग गई। एनी सर्वेंट ना होकर उसके घर की एक मेंबर की तरह थी, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक उसका बहुत ख्याल रखा था। कैसी हैं बेबी आप आने वाली हैं, बताया भी नहीं। आपको सरप्राइज जो देना था। वैसे निशा और मेरा बच्चा कहाँ है, दिख नहीं रहे वो दोनों। वो दांत दिखाते हुए बोली। रूम में है बहू रानी, कान्हा को नहला रही थी, उन्होंने कहा तो आर्या ने सिर हिलाया। बातें तो होती रहेंगी, पर जमाई सा को तो अंदर आने को कहिए। आर्या जो उनसे बातों में बिजी हो गई थी, एनी ने जब कहा तब जाकर आर्या ने अरण्य की तरफ ध्यान दिया। सॉरी सॉरी, आप आइए ना, बैठिए। वो उसे लिविंग एरिया में सोफे पर बैठने को बोली तो अरण्य वहीं पर बैठ गया। घर पर अविरल भी नहीं था इस वक्त, तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। आप यहीं बैठिए, हम आते हैं कान्हा को लेकर, आर्या ने कहा और निशा के रूम की तरफ तेज कदमों से बढ़ गई। अरण्य ने एक ठंडी सांस छोड़ी और घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाई। कुछ देखा हुआ लग रहा था उसे सब कुछ। लगभग 10 ही मिनट में आर्या कान्हा को अपनी गोद में उठाए निशा से बात करते हुए, किसी बात पर खिलखिलाते हुए वापस आई थी। प्रणाम जीजूसा, निशा ने कहा और अरण्य के पैर छूने को हुई कि उसने मना किया। नहीं प्लीज़, ठीक है ऐसे ही। तबीयत कैसी है अब आपकी, निशा ने पूछा। ठीक हूँ, अरण्य ने छोटा सा जवाब दिया। पार्टनर, आर्या की गोद से मचलते हुए अरण्य की तरफ जाने की कोशिश करता हुआ कान्हा बोला तो आर्या मुस्कुराकर उसके गाल को चूम ली। पार्टनर नहीं, पार्टनर। अले वही हुआ बुई, वो अपने माथे पर हाथ मारता हुआ नौटंकी करता हुआ बोला तो सब हंस पड़े। उमल जी, ये हमारी भाभी सा हैं और ये हम सबका लाडला और आपका छोटा पार्टनर। आर्या ने उसे अपनी गोद से उतारते हुए कहा। अरण्य को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, यही सोचकर उसने बताया। तब उसने सिर हिलाया। कान्हा तो दौड़कर अरण्य की गोद में चढ़ गया था। अगर अरण्य उसे ना पकड़ता तो वो गिर ही जाता। आराम से बेटा, वो उसे ठीक से पकड़कर अपनी गोदी में बैठाते हुए बोला। हम गुच्छा हैं, आप आए क्यों नहीं इतना दिन, वो अपनी उंगली में दिन गिनाता हुआ उससे बोला। आपकी बुई ने बताया ही नहीं था कि हमारा छोटू पार्टनर हमको इतना मिस करता है, वरना हम तो कब का आपके पास आ गए होते बेबी, अरण्य ने उसे दुलारते हुए कहा तो आर्या ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। हाँ, हमारी ही गलती, बताइए आप। ये नहीं बताना कि आप तो उसकी बुई तक को अपने आसपास नहीं चाहते, दूर होना चाहते हैं हमसे भी। हम तो कितने छोटे हैं ना आपसे, कहते हुए उसकी आंखें छलक आई थी। आर्या, निशा ने कुछ हैरानी से उसकी बात सुनकर कहा तो अरण्य भी उसकी ही तरफ देखने लगा। आर्या ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। हम आते हैं, कहकर वो जल्दी से किचन की तरफ दौड़ गई। वहीं निशा भी उसके पीछे गई ताकि आर्या से जान सके कि वो उसने ऐसा क्यों कहा था। आर्या रिएक्ट नहीं करना चाहती थी ऐसा कुछ भी, पर अरण्य के लिए वो पूरी तरह से उसकी जिंदगी थी। कभी तो उसका ये इतना दूर रहना, सारी चीज़ें जो हो रही थी उसके साथ, वो खुद को नहीं संभाल पा रही थी। कुछ रिश्ते अलग होते हैं, महज प्यार ही नहीं होता उनमें,
एक अटूट बंधन होता है जो हमेशा महसूस होता है। और आज आर्या की आंखों में आंसू देखकर अरण्य का दिल तड़पा था। वो अब भी उसे परेशान रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके सीने पर वार किया हो। आर्या, आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप इतना हर्ट हो रही हैं तो हम आपको कभी खुद से दूर नहीं करेंगे, कभी नहीं, वो खुद में ही बोला। आर्या अपने मायके आकर काफ़ी खुश थी और ये खुशी उसके चेहरे से ही साफ जाहिर हो रही थी। निशा ने अविरल को बता तो दिया था कि आर्या आई है, वो टाइम से आ जाए, पर अविरल किसी ज़रूरी काम में फंस गया था जिस वजह से उसे आने में 9 बज गए थे। निशा ने आर्या से कहा डिनर लगा दूं, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि सब साथ में ही खाएंगे। भाई साहब, उसे देखते ही आर्या खुश होकर उसके सीने से आ लगी थी। अविरल के साथ एक लड़की भी थी जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। 30 की रही होगी वो। अरण्य, उसके साथ वाली लड़की अरण्य को देखकर स्माइल करते हुए भागकर उसके गले से आ लगी थी, जो सबको हैरान कर देने वाला था। वाट अ सरप्राइज यार, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगे, वो उससे अलग होकर बोली। आइडिया तो हमें भी नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी। अरण्य की बातों से लग रहा था कि वो भी उसे जानता है। उन दोनों को ऐसे करीब देखकर किसी का दिल जल रहा था और वो थी हमारी आर्या। आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? अविरल ने कुछ असमंजस से पूछा। हाँ, ये जेनिफर है, हमारी एक अच्छी फ्रेंड। अमेरिका में मुलाकात हुई इससे। जेनिफर, आप यहाँ कैसे? अरण्य ने पहले अविरल का जवाब दिया, फिर उस लड़की से पूछा। एक काम के सिलसिले में आई थी, पर अब लगता है मेरा आना बहुत काम आया, वो आई विंग करते हुए बोली। निशा ने कुछ अजीब नज़रों से उसे घेरा। वहीं अरण्य भी कुछ झिझक गया और उसने आर्या की तरफ देखा जिसका चेहरा गुस्से से लगभग लाल हो चुका था। हम नहीं याद, बाकी सभी याद हैं इनको। और ये ऐसे चिपक रही, इसे कुछ नहीं बोला। आई विंग कैसे की इसने हमारे उमल जी को? अगर यही हरकत हम सब के सामने करते तो ये हमें डांट चुके होते अब तक, पर इसे एक भी शब्द बोला तक नहीं। वो गुस्से से मन ही मन बोले जा रही थी। एनी, आप इन्हें गेस्ट रूम दिखा दीजिए, फ्रेश हो जाएं ये, इसके बाद सब साथ ही बैठकर डिनर करते हैं। निशा ने अब एनी से कहा तो उन्होंने सिर हिलाया। कमिंग बैक ओनली 10 मिनट्स, जेनिफर ने हाथों से इशारा करते हुए अरण्य से कहा और एनी के साथ गेस्ट रूम में चली गई। जीजू साहब बैठिए ना, अविरल ने अरण्य से कहा। आप भी जाकर चेंज कर आइए, अरण्य ने खुद ही कहा तो उसने निशा की तरफ देखा जिसने पलकें झपकाई। निशा भी अविरल के पीछे रूम में आई। कान्हा बिस्तर पर सोया हुआ था। अविरल जी, निशा ने उसका ब्लेजर हाथ में लेते हुए सोफे पर रखते हुए कहा। ये लड़की जेनिफर, आप इसे घर क्यों ले आए? निशु यार, गेस्ट है वो हमारी, और फिर मेरी पुरानी जान पहचान भी है इनसे, कहीं और रुकने को कैसे कह देता, हमारे ही काम से आई भी थी। पर आपने देखा ना वो जीजू सा के गले कैसे लगी थी? आर्या को कितना बुरा लगा होगा। जीजू सा उसे ठीक से पहचानते नहीं हैं और जेनिफर को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। इसमें उनकी गलती नहीं है, पर हमारी आर्या, वो कैसे झेल रही होगी सब कुछ, निशा ने परेशानी से कहा। इस वक्त उसे बस आर्या की ही फिक्र हो रही थी। क्या कर सकते हैं अब इसमें? आर्या को ही जीजू सा पर भरोसा रखना होगा। वो समझदार है, तभी तो अपने रिश्ते के बारे में जानकर भी वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लाडो से एक बार बात करके उसे समझा देना, अविरल ने अपनी टी शर्ट उतारते हुए कहा तो निशा में हाँ में सिर हिलाया और उसे उसकी टी शर्ट थमा दी। आप हमें ऐसे क्यों घूर रही हैं जैसे हमने कुछ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हो? इधर आर्या, जो अरण्य के सामने ही सोफे पर बैठी हुई थी, उसको अपनी तरफ घूरता पाकर अरण्य ने सवाल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कभी गलत करते हैं कुछ? आप तो हमेशा अच्छा ही करते हैं। वो लड़की, वो याद है आपको? उसने दांत पीसते हुए उससे पूछा। हाँ, वो हमारी दोस्त। अरण्य भी बोल ही रहा था कि आर्या गुस्से से अपनी जगह से उठी और एक झटके में उसके करीब आकर उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया था। मिस्टर राठौर, मिसेज आर्या, अरण्य राठौर नाम है हमारा, और आप पर हमें किसी की नज़रें भी नहीं बर्दाश्त। और उस लड़की ने तो आपको गले से लगाया, आपके सीने से लगी कैसे वो? हमारा हक है ये, और अगर किसी ने ये छीनने की कोशिश की तो उसके लिए और आपके लिए अच्छा नहीं होगा, समझे आप? आर्या की आंखों में बेहद गुस्से के साथ साथ जलन भी साफ नजर आ रही थी। तरीके से पेश आइए आप, बेडरूम में नहीं है हम, ये आपके भाई साहब का घर है, अरण्य ने कुछ तीखी आवाज़ में कहा।
बदतमीज ही हैं हम आपके लिए, कोई तरीका नहीं आता हमें, वो कुछ चीख कर बोली। आर्या कुछ कहने को हुआ पर सामने से आती जेनिफर को देखकर वो चुप हो गया। आर्या भी उससे दूर होकर खड़ी हो गई। ये कौन है? जेनिफर ने आर्या की तरफ इशारा करते हुए पूछा। शी इज़ माई वाइफ आर्या, उसने उसका इंट्रो देते हुए कहा। व्हाट? अरण्य, ये कैसा मजाक है? उसने काफ़ी हैरान होते हुए कहा। यकीन नहीं हुआ था हमें भी, पर ये रियलिटी है, अरण्य ने गंभीर से अंदाज में कहा। आप लोग आइए ना, हम डिनर लगा रहे हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, बातें तो होती रहेंगी, निशा ने वहाँ आते हुए कहा तो सब आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। जेनिफर अरण्य के बगल में बैठ गई थी और उससे कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी। आर्या वहाँ से जाने को हुई कि अरण्य ने उसकी कलाई थाम ली। बैठिए, उसने आंखों से ही इशारा किया। भाभी साहब, हमें भूख नहीं है और फिर नींद भी आ रही है तो हम सोने जा रहे हैं, उसने कहा तो अरण्य से अपनी कलाई छुड़ाते हुए तेज कदमों से रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद अरण्य जब वहाँ आया तो बिस्तर पर एक साइड लेटी हुई थी। अरण्य को आज पहली बार उसके साथ रूम शेयर करना था। उसके हाथ में खाने की प्लेट भी थी जो सामने बेड के साइड टेबल पर रखी थी और रूम के लाइट शांत थी। पर आर्या ने कोई हलचल नहीं की तो वो उसी तरफ आया। खाना खाइए, उठकर वो बोला, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऐसा दिखाया जैसे वो सो रही हो। उसने अपनी आंखों पर अपनी बाह रखी हुई थी। आर्या, अरण्य ने उसका नाम पुकारा पर इस बार भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अब कुछ झिझकते हुए उसकी तरफ झुका और उसका हाथ उसके चेहरे से हटाया जिस पर आंसुओं के निशान थे। वो जो अभी तक ज्वालामुखी की तरफ उस पर फूट कर आई थी, यहाँ इस तरह थी। अरण्य ने उसके बाजू पकड़कर उसे बैठा दिया। आई एम सॉरी, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, हम भूल गए थे कि आप अब हमारे उमल जी नहीं हैं, आप तो गैर हैं। उसकी बातों को सुनकर, उसको ऐसे देखकर, उसके आंसू देखकर अरण्य को अपने दिल में कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। वो उसके पास ही बैठ गया और बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर लुढ़क आए आंसुओं को साफ करने लगा। तो आर्या ने नज़रें उठाकर उसे देखा। मासूम सी बच्ची हैं आप, इतना रिएक्ट तो कान्हा भी नहीं करता होगा जितना आप कर रही हैं। हमने आपसे कहा है ना, कुछ भी हो जाए हमारा जो रिश्ता है वो मानते हैं हम। किसी को हमारे पास देखकर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आपके मन का डर या आप पर क्या बीत रही होगी वो समझ आ रहा है हमें, पर आप ऐसे खुद को परेशान करना बंद कीजिए बेटू। आपने कल भी कुछ नहीं खाया था और आज भी गुस्से से यहाँ आकर लेट गई। आपके उमल जी बस आपके हैं, बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, अरण्य ने उसे समझाते हुए कहा और फिर एक निवाला बनाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। मुंह खोलिए, अरण्य के कहने पर उसने उसके हाथ से वो निवाला खा लिया, पर आंखों में ना चाहते हुए भी एक बार फिर से नमी भर आई थी। अरण्य ने खामोशी से ही उसे सारा खाना खिला दिया था। इसके बाद पानी का ग्लास उसके मुंह से लगाया। आर्या के पानी पीने के बाद उसने ग्लास टेबल पर रखा। वो उठने को हुआ कि आर्या ने उसकी गोद में सिर रख लिया और लेट गई। उसकी कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बना लिया था उसने, ताकि अरण्य उससे दूर ना हो। अरण्य पहले तो कुछ हैरान, पर फिर खुद को संभालते हुए उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। दोनों के बीच अब गहरी खामोशी थी, पर अरण्य के जहन में बहुत कुछ चलने लगा था। आर्या की ये करीबी उसे अपनेपन का एक जाना पहचाना सा एहसास दे रही थी, एक ऐसा एहसास जो उसके बेचैन दिल को सुकून दे रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आर्या को ऐसे देखकर क्यों उसे इतना बुरा लग रहा था। अगली सुबह जब आर्या की आंख खुली तो उसने पाया उसका सिर अभी भी अरण्य की ही गोद में है। वो बैठे हुए ही बेड से सिर टिकाकर सो चुका है। एक बार फिर रात की बातें उसके जहन में चलने लगी थी और फिर बाद में अरण्य का उसके पास आना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना और समझाना। आंखें खुलने के बाद भी वो वैसे ही लेटी रही और अरण्य के चेहरे को देखती रही। उसने अरण्य की हथेली को अपने होठों से छू लिया। आई डू ओवर रिएक्ट जस्ट बिकॉज यू गिव मी द रीज़न। You make me your kid. I never want to share you with anyone, never. You are only mine. I love you. वो उसकी हथेली पर अपने होठ रखते हुए ही बोली। उसके स्पर्श से अरण्य की भी आंखें खुल गई। जब उसने उसकी तरफ देखा तो आर्या ने उसकी हथेली छोड़ दी और उठकर बैठ गई।
अरण्य ने बैठते ही अपनी गर्दन इधर उधर की, उसकी पीठ अकड़ सी गई थी रात भर ऐसे बैठने से। आप ऐसे सोए ही क्यों? हमें उठाना था ना। अब आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, आप लेट जाइए, आराम कीजिए कुछ देर, वो उसकी फिक्र करते हुए बोली। परेशान नहीं हुए हम, बल्कि आप बेवजह का सोच अपने इस छोटे से दिमाग में फालतू की बातें भरकर परेशान होती हैं। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो आर्या ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा। अरण्य ने मुस्कुराते हुए ही उसके गाल खींचे। बहुत क्यूट हैं आप, कहते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया तो आर्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अब अरण्य के पहनने के लिए बैग में से कपड़े निकाल कर बिस्तर पर रखे और फिर वो दूसरे रूम में नहाने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो आई तो अरण्य मिरर के सामने खड़ा था। उसने अभी कपड़े नहीं पहने थे, बस टॉवेल में ही था वो, पर उसको अपनी बॉडी का खून सूखता हुआ तब महसूस हुआ जब उसने वहां पर जेनिफर को देखा। अरण्य यार, यू आर टू हॉट। हमारे गैंग में जितने भी बंदे थे तो उनमें से सबसे ज़्यादा हैंडसम तब भी थे और आज भी, जेनिफर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। अरण्य बस हल्का सा मुस्कुराया और अपनी शर्ट पहनने लगा, पर जब उसकी नज़र मिरर से होते हुए डोर पर खड़ी आर्या पर गई तो वो कुछ हड़बड़ा सा गया, ये सोचकर कि अब पता नहीं क्या सोचने लगी उसकी ये छोटी सी बच्ची। आर्या आप आइए ना, देखिए ये शर्ट ठीक से बंद नहीं हो रही हमसे, उसने जानबूझकर कहा था। जेनिफर जी आपको इस वक्त ब्रेकफास्ट के लिए बाहर होना चाहिए था, हम अपने हस्बैंड को लेकर आ ही जाते। आपने क्यों इतनी तकलीफ की? वो अंदर आते हुए उसे सुनाकर बोली तो अरण्य उसे ही देखने लगा। वहीं जेनिफर उसे देखकर कुछ चौंकी। या बेबी, बस जा ही रही थी मैं, फिर मिस्टर हैंडसम नजर आ गए, उसने कहा और रूम से निकल गई। चुड़ैल, सफ़ेद उजड़े बालों वाली बिल्ली, गिरी हुई औरत, जाने कितने ही शुभ नाम आर्या के मुंह से आज अरण्य को सुनने को मिल रहे थे जेनिफर के लिए, जो सुनकर वो मुश्किल से अपनी हंसी रोके हुए खड़ा था। उसे मन भरकर सुनाने के बाद वो अरण्य की तरफ, जो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा था, उससे कुछ कहती उससे पहले ही अरण्य बोल पड़ा। चलिए ब्रेकफास्ट के लिए, खाना भी उठ गया होगा अब तक, उसने कहा और आर्या को बोलने का मौका दिए बिना ही रूम से निकला। पीछे आर्या मुंह बनाकर उसे देखे जा रही थी। हम सच कह रहे हैं, बस आपकी मेमोरी वापस आ जाए ना, फिर हम ना गिन गिन कर बदला लेंगे आपसे। बहुत ज़्यादा ही तंग करने लगे हैं आप हमें, और इस सफ़ेद बिल्ली को तो सबक सिखा कर ही रहेंगे अब हम, वो चिढ़ते हुए बोली और पैर पटकते हुए ड्रेसिंग के सामने आकर उसने अपने बाल बनाने के बाद मांग में सिंदूर भरा। ग्रीन कलर की कुर्ती और सफ़ेद पैंट में वो काफ़ी सिंपल पर उतनी ही प्यारी लग रही थी। उसने अपने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और बड़बड़ाते हुए ही ब्रेकफास्ट के लिए आ गई। क्या बात है, आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? पहली सीज़न को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, इसलिए ही मैंने दूसरा सीज़न अपलोड किया। बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस रिस्पॉन्स पर मैं कहानी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। अगर आप लोग इस कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए, तभी मैं कहानी को पूरा कर पाऊँगी, वरना मैं कल से दूसरी कहानी लाऊँगी। कहानी आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जो भी देखना चाहता है अपना सपोर्ट और प्यार चैनल पर बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।